हाँ जी, हेलो भाई। सभी प्यारे हमारे जवानों को जय हिंद। कैसे हो भाई आप सभी? अशोक भाई, रुपेश कुमार, आजाद भाई, जामिल हुसैन लश्कर भाई, चेतन भाई, छोटी कुमारी, कैसे हो भाई? कैसा रहा आपका करवा चौथ का प्यारा त्योहार मेरे प्यारे भाई? अच्छा रहा एकदम। चलो आ जाओ फिर शुरू करते हैं भाई। भारत के पड़ोसी देश हम पढ़ रहे हैं। कल जितना हम लोगों ने पढ़ा एक बार उसका टेस्ट लगाते हैं। आ जाओ। चीन की मुद्रा बताओ कौन सी है? भारत और चीन के बीच सीमा रेखा का नाम बताओ। भारत का कौन सा राज्य पाकिस्तान के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल। भारत के साथ 1947 में कौन सा देश आजाद हुआ था? इन 5 प्रश्नों के मेरे प्यारे भाई जवाब है वो फटाफट मेरे प्यारे भाई दे दो। सभी प्यारे जवान इनके आंसर बताओ, फिर हम आज की क्लास का शुभारंभ करेंगे। चलिए, चीन की मुद्रा कौन सी होगी भाई? आप कहोगे रैन मिनबी। कौन सी होगी भाई? रैन मिनबी, याद रखना है। अगर ये ऑप्शन में नहीं आती तो फिर आती है युआन, याद रखना है। चलिए, भारत और चीन के बीच कौन सी सीमा रेखा है? भारत और चीन के बीच तो मेक मोहन, याद रखना है। मेक मोहन रेखा हो जाएगी। एलएसी आ सकता है या ऑप्शन में। भारत का कौन सा राज्य पाकिस्तान के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो वो है राजस्थान। कौन सा है भाई? राजस्थान। ठीक है नकुल भाई। पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? फील्ड हॉकी। फील्ड हॉकी। भारत के साथ 1947 में कौन सा देश आजाद हुआ मेरे प्यारे भाई? तो ये हुआ पाकिस्तान। अब बताओ मुझे 5 में से आपका आंसर आप सभी ने कितने यहां ठीक बताए हैं? फिर हम आज की क्लास का मेरे राजा शुभारंभ करेंगे। कल पाकिस्तान के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है वो रह गई थी, तो उनके बारे में हम लोग मेरे प्यारे भाई बातचीत है वो करेंगे। स्कोर बताओ कितना हुआ? चलिए, हम लोग मेरे प्यारे भाई कल है वो पाकिस्तान के बारे में पढ़ रहे थे, और ये पाकिस्तान पार्ट 2 आपका रहने वाला है। पाकिस्तान का पहला पार्ट है वो हमने कल पढ़ा मेरे प्यारे भाई। पाकिस्तान पार्ट 2, थोड़ी बहुत जानकारी है वो रह गई थी कल, उसको हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है जी, आ जाओ। देखो मेरे प्यारे भाई, अगर मैं आपसे कहूं भारत और पाकिस्तान और बांग्लादेश के बॉर्डर पर कौन सी फोर्स है वो सुरक्षा प्रदान करती है, तो ध्यान रखना है। जैसे ये भारत का मैप है, तो ये वाला जो बॉर्डर आप देख रहे हैं भारत और पाकिस्तान का, यहां पर हमारी कौन सी फोर्स रहती है भाई? बीएसएफ रहती है। कौन सी रहती है? बीएसएफ। इधर बांग्लादेश का जो इलाका है इधर भी बीएसएफ रहती है। आप सभी को ध्यान रखना है। तो सभी प्यारे जवान लिखेंगे भारत और पाकिस्तान व बांग्लादेश बॉर्डर पर व बांग्लादेश बॉर्डर पर कौन सी फोर्स रहती है मेरे प्यारे भाई? भारत और पाकिस्तान व बांग्लादेश बॉर्डर पर बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स मेरे प्यारे भाई। बीएसएफ फोर्स सुरक्षा प्रदान करती है या तैनात रहती है, ये आपको ध्यान रखना है। और जब युद्धकालीन स्थिति हो जाती है ना मेरे प्यारे भाई, तब बॉर्डर से बीएसएफ को है वो पीछे लाया जाता है और हमारी आर्मी को आगे भेजा जाता है ना मेरे प्यारे भाई? याद रखना है। चलो, बहुत बढ़िया सर, रगड़ के रख देंगे, अच्छी बात है।
इसके अलावा आप सभी को ध्यान रखना है, अगर मैं बात करूं भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा कौन कौन सी है, तो देखिए भारत व पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा की मैं बात करूं मेरे प्यारे भाई, तो मोस्टली जो एग्जाम के अंदर पूछी जाती है वो है आपकी रेड क्लिफ रेखा। कौन सी है मेरे प्यारे भाई? रेड क्लिफ रेखा है, वो आपको ध्यान रखना है। रेड क्लिफ रेखा ये किसके मध्य है? भारत व पाकिस्तान के मध्य है। 1947 में इस रेखा का मेरे प्यारे भाई निर्धारण हुआ था। इसके अलावा है आपकी LOC, LAC भारत चीन के मध्य है। LOC लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल याद रखना है। लाइन ऑफ कंट्रोल, इसका हिंदी में अर्थ क्या होता है मेरे प्यारे जवान? नियंत्रण रेखा, नियंत्रण रेखा याद रखना है। ये भी भारत पाकिस्तान के मध्य है, आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा जैसे अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे भाई, पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है? पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो है आपकी मेरे प्यारे भाई सिंधु नदी। कौन सी है भाई? सिंधु नदी याद रखना है। तिब्बत के मानसरोवर से इसका उद्गम होता है और वहां इसे सिंधी खमन, इसका अन्य नाम क्या है? इसको और किस नाम से जानते हैं मेरे प्यारे भाई? इसे ध्यान रखना, सिंधी खबन, सिंधी खबन, या इसे शेरमुख वाली नदी कहा जाता है। शेरमुख वाली नदी। आप लोग आगे ज्योग्राफी वगैरह में पढ़ोगे मेरे प्यारे भाई। सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत के मानसरोवर से होता है, आप सभी को ध्यान रखना है। चलो यहां तक लिखो मेरे प्यारे भाई। इसके अलावा देखो यहां और अन्य नदियां भी बहती है, जैसे आपकी चिनाब है, रावी है, झेलम है, लेकिन यहाँ की सबसे लंबी नदी है वो सिंधु नदी है मेरे प्यारे भाई, ध्यान रखना है। लिखो यहां तक फटाफट। रजनीश कुमार बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। और पाकिस्तान को मेरे प्यारे भाई नहरों का देश है वो भी कहा जाता है। वो क्यों कहा जाता है वो भी हम बात करते हैं। चलो लिखेंगे सिंधु और उसकी सहायक नदियों द्वारा, सिंधु और उसकी सहायक नदियों द्वारा, सिंधु और उसकी सहायक नदियों द्वारा अनेक नहरों का निर्माण, अनेक अनेक नहरों का निर्माण किया गया। इसलिए मेरे प्यारे भाई पाकिस्तान को किस नाम से जानते हैं? इसलिए आपको ध्यान रखना है, पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है। इसलिए पाकिस्तान को नहरों का देश कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। प्रश्न आ गया भाई, नहरों का देश किसे कहा जाता है? पाकिस्तान को कहा जाता है। आप सभी जवानों को ध्यान रखना है, जो भारत और पाकिस्तान के मध्य सिंधु जल समझौता है ये कब हुआ था, पूछा जाता है। सिंधु जल समझौता मेरे प्यारे भाई किन दो देशों के मध्य हो रखा है? भारत व पाकिस्तान के मध्य, आपको ध्यान रखना है। सिंधु जल समझौता
भारत और मेरे प्यारे भाई पाकिस्तान के बीच हो रखा है। भारत और पाकिस्तान के बीच अगर हम सिंधु नदी का पानी रोक लेना मेरे प्यारे भाई तो खत्म है पाकिस्तान। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था है वो इसी पर निर्भर है मेरे प्यारे भाई। क्लियर है? इनके बीच है। ये कब हुआ था? 19 सितंबर 1960 को किया गया। अभी ऑपरेशन सिंदूर के तहत इस समझौते को मेरे प्यारे भाई रद्द भी करने वाले थे, लेकिन ये रद्द हुआ नहीं है, ध्यान रखना। चलिए लिखो यहां तक मेरे प्यारे भाई। पूछा जाता है सिंधु जल समझौता है ये कब हुआ? 1960 में हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए और देखो, एक भारत और पाकिस्तान के बीच उधर कच्छ वाला जो इलाका है ना, उधर एक सीमा विवाद है, उसे 24वीं समानांतर रेखा कहा जाता है ना। तो रेड क्लिफ रेखा है 24वीं समानांतर रेखा, ये भी भारत और पाकिस्तान के ही मध्य है। 24वीं समानांतर रेखा, ये उधर कच्छ वाला जो इलाका है ना, उधर ये सीमा विवाद को लेकर है मेरे प्यारे भाई, याद रखना है। प्रश्न आ गया कि बताइए भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा विवाद के लिए कौन सी समानांतर रेखा है? 24वीं समानांतर रेखा है। ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। चलिए लिखो यहां तक मेरे प्यारे जवानों, और लिख लिया तो मुझे बताओ, फिर हम आगे चलते हैं। इसके अलावा मेरे प्यारे भाई अगर आपसे पूछे भारत व पाकिस्तान द्वारा लड़े गए युद्ध कौन कौन से हैं? भारत व, लिख लिया आप सभी ने, आगे चले हम। चलो अगर मैं आपसे कहूं मेरे जवानों, भारत व पाकिस्तान के मध्य अब तक कितने युद्ध है वो हो चुके हैं? बताओ भाई, कोई बच्चा बता सकता है? लिखो भारत व पाकिस्तान द्वारा लड़े गए युद्ध। व भारत व पाकिस्तान द्वारा लड़े गए युद्ध। कौन कौन से युद्ध है जो भारत व पाकिस्तान ने लड़े हैं? तो देखो, पहला जो युद्ध है वो हुआ 1947-48, याद रखना है। इस युद्ध के बारे में बहुत कम बच्चों को जानकारी है। दूसरा है 1965, ये आप सबको याद है, इसी युद्ध के बाद में बीएसएफ का गठन हुआ था। तीसरा युद्ध है ये हुआ 1979 में, और चौथा युद्ध है ये हुआ 1999 में, याद रखना है। तो ये 4 युद्ध है मेरे प्यारे भाई जो भारत और पाकिस्तान के मध्य है, वो लड़े गए हैं। आप सभी जवानों को ध्यान रखना है, ठीक है जी। चलिए बहुत बढ़िया। लिखो मेरे प्यारे भाई, चलिए अब आ जाओ मेरे प्यारे भाई। हम लोगों का एक बच्चा लिख रहा है सर ऑपरेशन सिंदूर, वो ऑपरेशन है मेरे प्यारे भाई, हम युद्ध की बात कर रहे हैं। आ जाओ, नेक्स्ट हमारा 4 नंबर का जो पड़ोसी रहेगा वो रहेगा आपका नेपाल। अभी नेपाल के मेरे प्यारे भाई आपके जो
प्रधानमंत्री है वो नए बने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। लिखो 4 नंबर का जो पड़ोसी रहेगा वो रहेगा भाई नेपाल। कौन सा रहेगा? नेपाल है वो रहने वाला है। ठीक है, कितने नंबर का पड़ोसी है ये? 4 नंबर का पड़ोसी है। मुझे बताओ नेपाल भारत के साथ कितने किलोमीटर की सीमा साझा करता है? नेपाल है ये भारत के साथ 1751 किलोमीटर की सीमा साझा करता है मेरे प्यारे भाई। ठीक है, एकदम सर क्लियर है। आ जाओ भाई। और कितने राज्य हैं देखो, अंतरराष्ट्रीय सीमा तो नेपाल है ये चीन के साथ है, वो अपनी साझा करता है, लेकिन हमारे उत्तराखंड का बॉर्डर नेपाल के साथ लगता है, उत्तर प्रदेश का लगता है, बिहार का लगता है, सिक्किम का लगता है, थोड़ा बहुत पश्चिम बंगाल का भी लगता है। ये आपको ध्यान रखना है। आ जाओ मेरे प्यारे भाई, भारत के 5 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है नेपाल। भारत के 5 राज्यों के साथ, भारत के 5 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है नेपाल। अपनी सीमा साझा करता है नेपाल। ये आपको ध्यान रखना है मेरे प्यारे जवान। 5 राज्य आपके कौन कौन से हैं तो देखो, एक तो हो गया आपका उत्तराखंड मेरे प्यारे भाई, ठीक है। दूसरा हो गया आपका उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के नीचे देखो बिहार है आपका, और बिहार के बाद में देखो पश्चिम बंगाल है, और फिर आपका 5 नंबर पे हो जाएगा मेरे प्यारे भाई सिक्किम। ये जो सिक्किम है ना, ये लाडले नेपाल और भूटान को अलग करने वाला राज्य है, ध्यान रखना। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है, नेपाल व भूटान को अलग करने वाला भारतीय राज्य कौन सा है? यहां नोट लगा के आप सभी लिख सकते हैं, नेपाल व भूटान को अलग करने वाला, अलग करने वाला भारतीय राज्य अगर आपसे पूछे तो वो कौन सा है भाई? हमारा छोटा सा राज्य है, जनसंख्या भी बहुत कम है, सिक्किम। याद रखना है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है सिक्किम, और ये करता है अलग। आप देख सकते हैं, अगर सिक्किम नहीं होता तो नेपाल और भूटान है, इन दोनों का बॉर्डर एक होता भाई, बीच में हमारा सिक्किम आ जाता है। ठीक है, चलिए लिखो यहां तक मेरे प्यारे भाई। चलिए, अब नेपाल के साथ देखो 651 किलोमीटर की जो सीमा है, सबसे ज्यादा वो उत्तर प्रदेश लगाता है, और फिर है बिहार की, याद रखना है। तो सबसे लंबी सीमा अगर आपसे पूछे, सबसे लंबी सीमा तो वो है यूपी की, उसके बाद में बिहार का नंबर आता है, फिर आपका उत्तराखंड आ जाता है, सबसे कम पश्चिम बंगाल की लगती है। चलो भाई यहां तक लिखो। इसके अलावा देखो, मैं बात करूं मेरे प्यारे भाई, आपके नेपाल देश की राजधानी है वो कौन सी है? नेपाल की जो राजधानी है वो कौन सी है मेरे प्यारे जवान? आपका आंसर होना चाहिए सर, नेपाल की राजधानी है काठमांडू। कौन सी राजधानी है जी? काठमांडू, याद रखना है। नेपाल की मुद्रा कौन सी है? मुद्रा है यहाँ की नेपाली रुपया। कौन सी मुद्रा है सर? नेपाली रुपया, याद रखना है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं मेरे प्यारे भाई, यहाँ की राजभाषा कौन सी है? यहाँ की राजभाषा तो वो है, नेपाल में नेपाली भाषा बोली जाती है, हमारे सिक्किम के अंदर भी नेपाली बोली जाती है, ये भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है ना? हाँ जी,
चलिए लिखो यहां तक, फिर हम आगे चलते हैं। फटाफट लिखो मेरे प्यारे भाई। चलिए लिख लिया मेरे जवानों। लिख लिया आप सभी ने? चलिए लिख लिया भाई। सर नेपाल के पीएम कौन है अभी बताऊंगा ना मेरे प्यारे भाई, आ जाओ। अब लिखो मेरे प्यारे भाई, नेपाल के वर्तमान राष्ट्रपति है वो आपके कौन है? लिखो मेरे प्यारे भाई। तो राष्ट्रपति तो वही है पहले वाले ही। नेपाल के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है भाई? नाम है रामचंद्र पौडेल, याद रखना है। रामचंद्र पौडेल, ठीक है। और यहां के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है भाई? नेपाल के वर्तमान प्रधानमंत्री। और ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, जरूर ये पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट लगा लेना। सुशीला कार्की, याद रखना है। क्या नाम है मेरे राजा? सुशीला कार्की। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री, ये आपको ध्यान रखना है। तो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। सुशीला कार्की याद रखना है। इससे पहले कौन थे मेरे प्यारे भाई? रामचंद्र सॉरी केपी शर्मा ओली थे आपके इससे पहले। अभी अब बनी है सुशीला कार्की, नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो नेपाल है, ये अपना गणतंत्र दिवस कब सेलिब्रेट करता है मेरे प्यारे भाई? नेपाल, ध्यान रखना, किसी का गुलाम नहीं हुआ। यहाँ के हमारे जो गोरखा जवान है बड़े खतरनाक और शक्तिशाली है। यहाँ राजशाही शासन हुआ करता था। तो 240 साल के बाद यहाँ राजशाही शासन है वो खत्म हुआ और नेपाल ने अपना, मेरे प्यारे भाई, एक संविधान है वो नेपाल ने अपना बनाया। और वो बनाया 28 मई 2008 को। 28 मई 2008, याद रखना है। यहां पहले राजशाही शासन हुआ करता था। ये किसी देश, अन्य देश का गुलाम है वो कभी नहीं हुआ। यहाँ की संसद का नाम क्या है भाई? पार्लियामेंट का नाम राष्ट्रीय पंचायत। संसद का नाम क्या है? राष्ट्रीय पंचायत। आप सभी को ध्यान रखना है। इसके अलावा मेरे प्यारे भाई, यहाँ का राष्ट्रीय खेल है वॉलीबॉल। नेपाल का राष्ट्रीय खेल कौन सा है भाई? तो ये है वॉलीबॉल। वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं भाई? कमेंट करो।
वॉलीबॉल में खिलाड़ी कितने होते हैं? फटाफट बताओ, देखते हैं आप सभी वॉलीबॉल खेलते हो या नहीं। खिलाड़ी बताओ मुझे फटाफट। खिलाड़ी, ओ खिलाड़ी भैया, खिलाड़ी कितने होते हैं? खिलाड़ी मेरे जवानों, कमेंट करो फटाफट। राष्ट्रीय पशु है यहाँ का गाय। नेपाल का राष्ट्रीय पशु कौन सा है जी? गाय, याद रखना है। और इसके अलावा मैं बात करूं यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी तो ये है आपका हिमालयन मोनल। हिमालयन मोनल याद रखना है आपको। इसके अलावा मेरे प्यारे भाई राष्ट्रीय फूल है रोडोड्रेड्रॉन। यहाँ का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? नेपाल का। हमारा तो कमल है और इनका है रोडोड्रेडॉन, याद रखना है। यह है राष्ट्रीय फूल। अगर किसी नेपाली को देना है तो ये वाला देना भाई। इसके अलावा राष्ट्रगान की अगर हम बात करें, राष्ट्रगान, नेपाल का राष्ट्रगान कौन सा है भाई? तो वो है आपका, देखो, संयोथुंगा फुल्का। ये है मेरे प्यारे भाई। और मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा, वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? ये 7 कौन बता रहा है? हाँ, राजशाही शासन 2006 में समाप्त हुआ। हाँ आदित्य भाई, 7 नहीं होते मेरे प्यारे भाई। वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं यार। 7 खिलाड़ी कबड्डी में होते हैं, वाटर पोलो में होते हैं, ध्यान रखना है। ऐसे तुक्के नहीं लगाना मेरे प्यारे भाई। चलो लिखो यहां तक फटाफट। लिखो मेरे जवानों फटाफट। लिख लिया मेरे जवानों? सर मेरे रिश्तेदार है नेपाल में। अच्छी बात है भाई ऋषु कुमार, बढ़िया बात है फिर तो। नेपाल के गोरखा जो जवान है ना, हमारी आर्मी में शामिल होते हैं भाई, याद रखना है आपको। सर राष्ट्रीय फूल क्या लिखा है? राष्ट्रीय फूल लिखा है रोडोड्रेड्रॉन। ड्रेड्रॉन, डॉन है लास्ट में, डॉन। सर हम नेपाल का पड़ोसी हूँ, बिहारी सीतामढ़ी से। अच्छा मेरे प्यारे भाई, चलिए नेपाल का धर्म कौन सा है भाई? बताओ कौन सा है नेपाल का धर्म? बताओ कौन सा है नेपाल का धर्म मेरे जवानों? नेपाल का मुख्य धर्म है हिंदू मेरे प्यारे भाई। चलो लिखा देता हूं मैं, आ जाओ। या यहां पर ही लिखा दूं, जगह है नीचे। लिखो, नेपाल का जो मुख्य धर्म है मेरे प्यारे भाई, लिखो, नेपाल का जो मुख्य धर्म है वो है मेरे प्यारे भाई हिंदू धर्म है। कौन सा है जी? हिंदू धर्म है, ध्यान रखना है। 81.19% जो लोग हैं वो हिंदू धर्म मानते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे हैं जो मेरे प्यारे भाई बौद्ध धर्म मानते हैं। बाकी के जितने भी बचे हैं आपके, ठीक है, बौद्ध धर्म है वो आपके 8.21% के आसपास। बाकी कुछ अन्य धर्म के लोग भी रहते हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, लिख लिया आप सभी ने? हाँ सभी देखिए हिंदी हिंदू धर्म बता रहे हैं, अच्छी बात है।
चलिए अब आ जाओ, नेपाल की प्रमुख चोटियों की हम बात करते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। नेपाल की हम बात करते हैं प्रमुख चोटियों की। काफी पूछी जाती है, आपके एग्जाम में आता है ना, हिमालय पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, या विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो देखो प्रमुख चोटियों की मैं बात करूं तो ध्यान रखना, एक नंबर पर है आपकी माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, माउंट एवरेस्ट। यहां से एग्जाम के अंदर प्रश्न है वो कन्फर्म आता है। देखो माउंट एवरेस्ट की मेरे प्यारे भाई अगर मैं ऊंचाई की बात करूं, ऊंचाई कितनी है, 8,848 मीटर। आप कह सकते हैं सर इतनी ऊंची चोटी केवल माउंट एवरेस्ट है, यानी ये विश्व की सर्वोच्च चोटी है। विश्व की, या एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है दुनिया की सर्वोच्च चोटी। दुनिया की बोलो चाहे विश्व की बोलो एक ही बात है। सर्वोच्च चोटी कौन सी हो जाएगी मेरे प्यारे भाई, आपका आंसर होना चाहिए सर माउंट एवरेस्ट हो जाएगी। या फिर प्रश्न आ गया हिमालय पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च चोटी, हिमालय हिमालय पर्वत श्रृंखला की, हिमालय पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च चोटी, तो वहां पर भी आपकी माउंट एवरेस्ट होने वाली है मेरे प्यारे जवान। हिमालय पर्वतमाला जिसे वलित पर्वतमाला के नाम से भी जानते हैं। देखो माउंट एवरेस्ट को नेपाल में है वो सागर माथा के नाम से जानते हैं, ध्यान रखना। इसे नेपाल में, नेपाल में किस नाम से जानते हैं, सागर माथा के नाम से जानते हैं, सागर माथा के नाम से जानते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो प्रश्न आ गया भाई, माउंट एवरेस्ट दुनिया की सर्वोच्च चोटी है, इसे नेपाल में किस नाम से जानते हैं। तो आप सभी को ध्यान रखना है, इसे नेपाल में सागर माथा के नाम से है वो जाना जाता है। मुझे बताओ चीन में किस नाम से जानते हैं। चाइना वाले जो लोग हैं, क्योंकि नेपाल के ऊपर आपका चीन बैठा है मेरे प्यारे भाई, तो वो मेरे प्यारे भाई इसे किस नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखना चीन में इसे मेरे प्यारे भाई चोमेलुंगा, चोमेलुंगा के नाम से जानते हैं, नाम से जानते हैं, याद रखना है। जैसे पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी हमने सिंधु पढ़ा, लेकिन इसका उद्गम तो तिब्बत के मानसरोवर से होता है सिंधु का। तो वहां जो तिब्बती लोग हैं वो सिंधु नदी को सिंधी खबन या शेर मुख वाली नदी कहते हैं। क्लियर है मेरे प्यारे भाई, ठीक है। लिखो भाई नकुल भाई, फटाफट लिखो। इसके अलावा देखो यहां और भी है, जैसे माउंट एवरेस्ट तो सबसे ऊंची चोटी हो गई। इसके अलावा मैं दूसरी बात करूं जो नेपाल के अंदर है वो है आपका धौलागिरी पर्वत। कौन सा है भाई, धौलागिरी पर्वत आपको ध्यान रखना है। ये जो धौलागिरी पर्वत है इसकी ऊंचाई है आपकी 8172 मेरे प्यारे भाई। और ये भी आपका ध्यान रखना है हिमालय पर्वत श्रृंखला के अंदर है, ये आती है। आप लोग ज्योग्राफी वगैरह में पढ़ोगे या मेरे प्यारे भाई आगे। इसके अलावा और है यहाँ अन्नपूर्णा पर्वत, अन्नपूर्णा पर्वत ये भी नेपाल में है। इसकी ऊंचाई की मैं बात करूं तो यह है 8,091 मीटर, याद रखना है। और ये भी आपकी हिमालय पर्वत श्रृंखला के अंदर आएगी। सर राष्ट्रगान क्या लिखा है पीछे, राष्ट्रगान लिखा है मैंने मेरे प्यारे भाई सयो थुंगा फुलक्का, याद रखना है। नरेंद्र सिंह आपका स्टूडियो कहाँ है, आप लोगों को बुलाएंगे मेरे प्यारे भाई, सिलेक्शन लो आप एक बार अच्छे से।
चलिए, यहां तक लिख लिया तो बताओ मुझे, फिर मैं आगे चलूं भाई। सर मेरा नाम नहीं लेते? अरे आदित्य भाई, इतने सारे बच्चे हैं, किस किस का नाम लूं मैं, बताओ। हम्म। राजेश प्रताप सिंह, राजेश प्रताप सिंह, क्लास के अंदर ये बातें नहीं होनी चाहिए, ठीक है? आप लोग आर्मी की तैयारी करते हो भाई। हाँ जी, लिख लिया मेरे जवानों? चलिए आ जाओ भाई। अब देखो, हम प्रमुख नदियों की यहां बात करें तो मेरे प्यारे भाई, नेपाल की जो सबसे लंबी नदी है वो है कर्णाली नदी। नेपाल की, नेपाल की सबसे लंबी नदी, नेपाल की सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है भाई? कर्णाली नदी, याद रखना है। कर्णाली, कर्णाली नदी याद रखना है, ये नेपाल की सबसे लंबी नदी है मेरे प्यारे जवान, आप सभी को ध्यान रखना है। इसके अलावा देखो, बिहार की पड़ोस में है नेपाल, तो यहाँ कोशी नदी भी है, महाकाली नदी भी है, कमला नदी भी है, वो नदियां भी यहाँ बहती है मेरे प्यारे भाई। इसके अलावा देखो, भारत और नेपाल के मध्य एक विवाद है, एक सीमा का विवाद है, काला पानी विवाद, याद रखना है। तो अगर प्रश्न आ गया आपके एग्जाम में कि बताओ भाई, काला पानी विवाद है ये किन दो देशों के मध्य है, तो ये बहुत दिनों से चल रहा है मेरे प्यारे भाई, भारत और नेपाल के मध्य है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? चलिए, काला पानी एक जगह है मेरे प्यारे भाई, उसको लेकर ये विवाद है, आप सभी को ध्यान रखना है। इसके अलावा देखो, यहां अंग्रेजों के मध्य मेरे प्यारे भाई एक सुगोली संधि हुई थी, वो भी पूछ ली जाती है, सुगोली संधि। क्योंकि नेपाल है, यहां मेरे प्यारे भाई राजशाही शासन था, अंग्रेजों का गुलाम या किसी अन्य देश ने मेरे प्यारे भाई कभी नेपाल पर है वो आक्रमण नहीं किया। एक सुगोली संधि हुई थी आपकी 1816 में, 1816 में, ध्यान रखना है। और ये किसके मध्य हुई मेरे प्यारे भाई? ये हुई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के मध्य, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मेरे प्यारे भाई नेपाल के मध्य हुई थी, ध्यान रखना है। संधि वगैरह हो जाती है ना, शांति समझौता हो जाना चाहिए मेरे प्यारे भाई, कहीं ना कहीं। चलो, अब देखो, एक बहुत अच्छा प्रश्न है, वो आपके नेपाल से तैयार होता है। आप लोगों ने देखा होगा बाकी देशों के जो झंडे होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, जैसे ऐसे आयताकार आपको दिखाई देते हैं। जैसे हमारा है, ऊपर केसरिया रंग है, बीच में सफेद है, नीचे मेरे प्यारे भाई आपको हरा रंग दिखता है, क्लियर है? तो अलग अलग देश है, उनका लगभग जो झंडा है वो आयताकार आपको देखने को मिलेगा, लेकिन नेपाल एक ऐसा देश है जिसका ध्वज आयताकार ना होकर कैसा है लाला? त्रिभुजाकार है। तो ये नोट लगाकर आप सभी लिख सकते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके आर्मी के एग्जाम में आता है कि ऐसा कौन सा देश है जिसका ध्वज है वो मेरे प्यारे भाई आयताकार ना होकर त्रिभुजाकार है, क्लियर है? सर आज मैथ नहीं हुआ है क्या? आदित्य गुप्ता, हुआ होगा यार, मैथ क्यों नहीं हुआ? पूछूं क्या मैं? एक बार सारे बच्चे बताओ, आज मैथ की क्लास हुई या नहीं हुई? कमेंट करो फटाफट। चलो, तो सभी प्यारे बच्चे लिखेंगे, विश्व का एकमात्र देश, विश्व का,
विश्व का एकमात्र देश, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, विश्व का एकमात्र देश जिसका राष्ट्रीय ध्वज, जिसका राष्ट्रीय ध्वज आयताकार नहीं है ना, आयताकार नहीं है। तो वो कौन सा देश है मेरे प्यारे भाई? वो है आपका नेपाल, याद रखना है। आप कहोगे सर नेपाल का राष्ट्रीय ध्वज कैसा है? नेपाल का तो ये त्रिभुजाकार है, ध्यान रखना है। कैसा है मेरे प्यारे भाई? त्रिभुजाकार है, जो आपका दो कोण से मिलकर मेरे प्यारे भाई बना है। कैसे बना है ये? दो त्रिकोण से मिलकर बना है, दो त्रिकोण से मिलकर बना है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हुई है सर। अच्छा, मैथ की क्लास हुई है मेरे प्यारे भाई, सभी बच्चे कह रहे हुई है, तो हुई है, सीधी सी बात है। चलो अब देखो सर, ये त्रिभुजाकार किस प्रकार का है? दो त्रिकोण से मिलकर बना है, तो मैं बनाता हूं। देखिए ये इस प्रकार का है, आप सभी देख सकते हैं, या आप गूगल पे भी देख पाओगे इसे। ये मेरे प्यारे भाई इस प्रकार का है, ठीक है, इस प्रकार का है, वो आपको दिखेगा। और इसके अंदर मेरे प्यारे भाई यहाँ ऊपर है, ये आपको जैसे चांद वगैरह भी मेरे प्यारे भाई दिखेगा, ध्यान रखना है। इस प्रकार का दिखेगा आपको। यह है नेपाल का राष्ट्रीय ध्वज, ठीक है। ऊपर आपको चांद दिखेगा और नीचे है वो आपको जैसे सूर्य भगवान टाइप का दिखेगा, सूरज टाइप का दिखेगा, इस टाइप का है मेरे प्यारे भाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। लिखो मेरे प्यारे भाई यहां तक फटाफट। लिखो मेरे जवानों यहां तक फटाफट। अब देखो, अगर मैं सैन्य अभ्यास की बात करूं मेरे प्यारे भाई, कि यहां रक्षा अभ्यास या सैन्य अभ्यास आपके कौन कौन से होते हैं, देखो तो हम भारत और नेपाल के मध्य है वो मोस्टली मेरे प्यारे भाई सूर्य किरण है, उसका आयोजन करते हैं। अगर मैं बात करूं सैन्य अभ्यास की, तो सैन्य अभ्यास कौन सा है? सूर्य किरण, याद रखना है, ये भारत और नेपाल के मध्य होता है, ठीक है। और भारत और नेपाल के बॉर्डर पे हमारी कौन सी फोर्स है वो सुरक्षा प्रदान करती है? तो ध्यान रखना है, एसएसबी, भारत व नेपाल बॉर्डर पर, और भूटान बॉर्डर पर भी यही रहती है, सीमा सशस्त्र बल। भारत व नेपाल बॉर्डर पर एसएसबी फोर्स सुरक्षा प्रदान करती है, एसएसबी फोर्स तैनात रहती है या सुरक्षा प्रदान करती है। और वैसे नेपाल और भूटान को तो मेरे प्यारे भाई कंप्लीट सुरक्षा है वो भारत ही देता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलो लिखो भाई यहां तक फटाफट। अब देखो, जैसे पीछे मैंने आपको एक पॉइंट लिखाया था कि नहरों का देश है ये पाकिस्तान को कहा जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं नदियों का देश किसे कहा जाता है? अगर मैं आपसे पूछूं मेरे प्यारे भाई, नोट लगा के आप सभी लिखना, नदियों का देश,
नदियों का देश है वो मेरे प्यारे भाई किसे कहा जाता है? नदियों का देश किसे कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे भाई, नदियों का देश है वो किसे कहा जाता है? तो देखो, नहरों का देश है वो पाकिस्तान को कहते हैं। नदियों का देश है वो आप लोग लिख लेना, अगर नहीं लिखा हुआ है तो बांग्लादेश को कहते हैं। 700 से ज्यादा नदियां हैं वो बांग्लादेश में बहती है। आपकी गंगा, ब्रह्मपुत्र, जमुना और भी बहुत सारी नदियां हैं, इसलिए बांग्लादेश को नदियों का देश कहते हैं, पाकिस्तान को नहरों का देश कहते हैं। ये आप सभी प्यारे भाइयों को ध्यान रखना है। ठीक है जी, चलिए, बहुत बढ़िया, लिखो यहां तक फटाफट। नेपाल का राष्ट्रीय फल मेरे प्यारे भाई संतरा लिख लेना आप, ऑरेंज संतरा। हाँ जी, अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा देश रहने वाला है वो देश रहेगा मेरे प्यारे भाई आपका, कौन सा देश रहेगा मेरे प्यारे भाई? नेपाल हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया आपका। नेक्स्ट रहेगा वो रहेगा म्यांमार। नेक्स्ट है वो म्यांमार रहेगा, लेकिन उतना समय है नहीं कि हम इसे आज कंप्लीट कर पाएंगे। तो मैं आप सभी को एक शॉर्ट के अंदर मेरे प्यारे भाई ये बता देता हूं कि ये जो भारत का मैप है, यहाँ बॉर्डर पे देखो हमारी कौन कौन सी फोर्स है वो तैनात रहती है। जैसे ये आप सभी जवानों को पता है, भारत और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है यहाँ पर है वो हमारी बीएसएफ फोर्स रहती है। ठीक है, इधर जो चीन वाला बॉर्डर है मेरे प्यारे भाई, चाइना वाला बॉर्डर, इधर रहती है आईटीबीपी, याद रखना है आईटीबीपी। और ये जो नेपाल वाला इलाका है मेरे प्यारे भाई, नेपाल वाला, इधर रहती है एसएसबी। और ये जो भूटान वाला इलाका है मेरे प्यारे भाई, इधर भी रहती है हमारी एसएसबी। और ये जो असम राइफल वाला आपको ये वाला जो बॉर्डर दिख रहा है, इधर नागालैंड, इधर आपका मणिपुर है, मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश है, इधर भी, इधर रहती है हमारी मेरे प्यारे भाई असम राइफल, जिसकी वर्दी बिल्कुल फौज जैसी होती है। और ये जो बांग्लादेश का बॉर्डर है मेरे प्यारे भाई, इधर रहती है हमारी बीएसएफ, याद रखना है। और नीचे जो आपको पानी पानी दिख रहा है, इधर रहती है इंडियन कोस्ट गार्ड, आईसीजी रहती है मेरे प्यारे भाई। बाकी नेवी वगैरह तो हमारी रहती ही रहती है। नक्सली जो एरिया है ना, नक्सली एरिया जैसे छत्तीसगढ़ वगैरह, इधर हमारी सीआरपीएफ वगैरह है वो तैनात रहती है, आपको ध्यान रखना है। आप कहोगे सर हमारी आर्मी कहाँ रहती है? देखो, आर्मी रहती तो देश के अंदर ही है, लेकिन जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच अगर युद्ध वाली स्थिति है तो बीएसएफ को पीछे लाया जाएगा और बॉर्डर पे किसको भेजा जाएगा? हमारी आर्मी को भेजा जाएगा, ध्यान रखना है। फिर आर्मी को अगर जरूरत पड़ेगी तो आर्मी बीएसएफ को बुलाएगी। आर्मी है वो टेरिटोरियल आर्मी, जो टी आपकी भर्ती अगले महीने से मेरे प्यारे भाई शुरू हो जाएगी, फिजिकल पे ध्यान दो अच्छे से, उसको बुलाती है मेरे प्यारे भाई। ये आपको ध्यान रखना है। तो बाकी है वो हम कल पढ़ेंगे। यहां से देखो ये पूछ लिया जाता है कि बॉर्डर पे कौन सी फोर्स है वो सुरक्षा प्रदान करती है, तो आप सभी को पता होना चाहिए। चलिए, आप सभी का कोई डाउट है तो बताओ मेरे प्यारे भाई। आईटीबीपी आपकी इंडो तिब्बत पुलिस बल होता है मेरे प्यारे भाई सत्यम भाई, रजनीश, नागेश। कोई आपका डाउट है किसी भी प्रकार का तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि आज मेरे प्यारे भाई वैसे 5 मिनट में खुद भी लेट था और 5 मिनट अभी हमारी क्लास का टाइम भी है। बताओ सर, मर्चेंट नेवी क्या होती है? मर्चेंट नेवी मेरे प्यारे भाई वो प्राइवेट सेक्टर होता है, वहां कंपनियों के थ्रू मेरे प्यारे भाई आपको सिर्फ पर भेजा जाता है। हाँ सोनू भाई बोलिए, आज के आनंद की जय। चलिए भाई, और किसी का कोई भी डाउट है तो पूछो भाई।
बीएसएफ यूनिफॉर्म कैसी होती है? ये सब हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेज होती है जो एसएससीजीडी के अंतर्गत आती है भाई, गृह मंत्रालय के अधीन होती है। ठीक है, हमारी आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, टेरिटोरियल आर्मी है, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आती है, रक्षा मंत्रालय के अधीन। चलिए सर, रिवीजन का टाइम मिलेगा? सब कुछ मिलेगा भाई, क्यों टेंशन लेते हो आप? हाँ जी। सत्यम भाई, सर कलरक में इंग्लिश की क्लास क्यों नहीं चल रही है? चलेगी मेरे प्यारे भाई, इंग्लिश वाले सर के जो माता जी है वो बीमार है, तो वो घर गए हुए हैं, हॉस्पिटल में एडमिट है वो, इसलिए थोड़ा बहुत कोऑपरेट किया करो यार आप। चलिए बहुत बढ़िया। नेवी एमआर में पैसा कितना मिलता है? अग्निवीर स्कीम में तो आप चाहे किसी भी पोस्ट पे जाओ मेरे प्यारे भाई, स्टार्टिंग में सैलरी सबकी सेम ही होती है। आर्मी में जाओ, एयरफोर्स में जाओ, नेवी में जाओ, सेम पैकेज होता है भाई। सर एयरफोर्स की तैयारी करनी है, दीपावली के बाद में एयरफोर्स का नया बैच स्टार्ट करेंगे भाई। आर्मी में घूस चलती है क्या? अरे कहाँ चलती है भाई, ये तो दलाल क्या करते हैं, 10 बंदों से पैसा लेते हैं। सबको पता है आर्मी के अंदर हर तीसरे बंदे का सिलेक्शन होता है। फालतू में अपने माता पिता की मेहनत को जाया नहीं जाने देना है भाई, खून पसीने की मेहनत है। आप लोग मेहनत करके लगोगे ना, उसका सुकून अलग ही है मेरे प्यारे भाई। लगोगे आप अपनी मेहनत के बदौलत ही, भले ही आप कितना ही किसी को पैसा दे दो। सर आपने करवा चौथ का वीडियो नहीं डाला? अच्छा मेरे प्यारे भाई, वीडियो डालने से क्या होता है बताओ? हम्म। चलिए ओके, हमारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। अच्छे से मेहनत करते रहो, अच्छी मेहनत करते रहो, लगातार मेहनत करते रहो, सफलता जरूर मिलेगी मेरे प्यारे भाई। और सफलता जिस दिन मिल जाएगी उस दिन मेरे प्यारे भाई करवा चौथ मनाने वाली भी बहुत जल्द है वो देखने को मिलेगी। ठीक है भाई, ओके, थैंक यू, जय हिंद मेरे प्यारे भाई।